1996 में हुआ वह एलियन हमला सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वह इंसानियत के अस्तित्व के खिलाफ ब्रह्मांड की पहली चेतावनी थी। आसमान से उतरी अज्ञात शक्तियों ने कुछ ही घंटों में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं को धूल में मिला दिया था। शहर राख में बदल गए थे और पूरी मानव सभ्यता विनाश के कगार पर खड़ी थी। लेकिन उसी विनाश के मलबे से इंसानों ने एक नई शुरुआत की। उन्होंने एलियनों के गिरे हुए जहाजों से उनकी तकनीक को समझा, उसे अपने नियंत्रण में लिया और एक ऐसी रक्षा प्रणाली का निर्माण किया जिसने धरती को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। इसका नाम था अर्थ स्पेस डिफेंस यानी ESD। अमेरिका की सबसे खुफिया और प्रतिबंधित जगह एरिया 51 की गहराइयों में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। यह सिर्फ एक बेस नहीं था, बल्कि वह केंद्र था जहां से इंसान पूरे अंतरिक्ष पर नजर रख रहे थे। चांद की वीरान सतह, मंगल की ठंडी घाटियां और शनि के दूरस्थ चंद्रमा तक इंसानों ने अपने सैन्य अड्डे स्थापित कर दिए थे। एलियन तकनीक से बने अत्याधुनिक युद्धपोत अब अंतरिक्ष में गश्त कर रहे थे और इंसानों को विश्वास था कि अब वे सिर्फ इस ग्रह के निवासी नहीं, बल्कि अंतरिक्ष के रक्षक बन चुके हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि अंतरिक्ष की अनंत खामोशी में एक चेतना अब भी जीवित थी। एक ऐसी शक्ति जो पिछले 20 वर्षों से सिर्फ एक ही चीज कर रही थी, पृथ्वी का अध्ययन, इंतजार, सही समय का इंतजार। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कहानी को आगे समझने से पहले पार्ट को जरूर देखें, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ था इंसान और ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक जंग का पहला अध्याय। और अब ये कहानी शुरू होती है उस पल से जब इंसानों को लगने लगा था कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन असल खतरा अब भी जागना बाकी था। पूर्व राष्ट्रपति थॉमस वेटमोर उन चुनिंदा लोगों में से थे जिनका मन इस अदृश्य खतरे से जुड़ चुका था। हर रात उनके सपनों में एक अजीब और अज्ञात प्रतीक उभरता, एक पूर्ण वृत्त जिसे बीच से काटती हुई एक सीधी रेखा। ये सिर्फ एक आकृति नहीं थी, बल्कि एक ट्रांसमिशन था, एक सिग्नल जो सीधे उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा था। जागने के बाद भी उनका हाथ अनजाने में वही प्रतीक बार बार कागज पर उकेरता रहता, मानो उनका दिमाग अब किसी दूरस्थ बुद्धिमत्ता से सिंक्रोनाइज हो चुका हो। उधर चांद की सतह पर बने ESD के अत्याधुनिक लूनर बेस में पायलट जैक और उसका साथी चार्ली एक ऐसे हथियार को सक्रिय करने के मिशन पर थे जो इंसानों की अंतिम रक्षा रेखा बनने वाला था। ये एक सुपर वेपन था, एलियन ऊर्जा और मानव इंजीनियरिंग का एक घातक संगम। लेकिन अचानक सिस्टम ने असामान्य व्यवहार करना शुरू कर दिया। विशाल संरचना नियंत्रण से बाहर होने लगी। कमांडर झांग ने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन जेक ने आदेश को अनदेखा कर दिया। उसने अपने जहाज का फ्यूजन ड्राइव सक्रिय कर दिया। इंजन की ऊर्जा सीमा से आगे बढ़ चुकी थी और उसका जहाज किसी भी पल ऊर्जा विस्फोट में बदल सकता था। लेकिन जेक ने जोखिम उठाया और उस अनियंत्रित संरचना को स्थिर कर दिया, बेस को विनाश से बचा लिया। इसी दौरान एरिया 51 के सबसे सुरक्षित बायो कंटेनमेंट सेक्शन में एक और असंभव घटना घट रही थी। एलियन जीव जो पिछले 20 वर्षों से मृत समान अवस्था में कैद थे, अचानक सक्रिय हो उठे। उनके न्यूरल पैटर्न फिर से जागने लगे थे और उनके शरीर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जैसे उन्हें किसी सुपीरियर चेतना की उपस्थिति का आभास हो चुका हो। जनरल एडम्स ने तुरंत समझ लिया, यह जागरण स्वाभाविक नहीं था, ये एक संकेत था, किसी ऐसी सत्ता की वापसी का संकेत जो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका के एक अलग थलग क्षेत्र में ESD के डायरेक्टर डेविड एक परित्यक्त एलियन जहाज के सामने खड़ा था। यह जहाज वर्षों से निष्क्रिय था, लेकिन अब उसकी ऊर्जा प्रणालियां फिर से सक्रिय हो चुकी थी। उसकी सतह से अजीब ऊर्जा तरंगे निकल रही थी और उसके नीचे धरती की सतह में गहराई तक जाता एक विशाल छेद दिखाई दे रहा था। यह कोई साधारण जहाज नहीं था, यह एक हार्वेस्टर मशीन थी जिसे पूरे ग्रह की जीवन शक्ति निकालने के लिए बनाया गया था। जब डेविड ने जहाज के इंटरफेस को सक्रिय किया तो स्क्रीन पर एक सिग्नल उभरा, एक डिस्ट्रेस कॉल, एक इंटरस्टेलर ट्रांसमिशन, ब्रह्मांड की गहराइयों में भेजी गई एक पुकार। लेकिन इस बार वह पुकार खाली अंतरिक्ष में खोई नहीं थी, किसी ने उसे सुन लिया था और उसी पल ब्रह्मांड की अथाह अंधेरी गहराइयों से वह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। उधर अभी अचानक चांद पर स्थित ESD के हाई सिक्योरिटी बेस में खतरे का अलार्म बज उठा।
अंतरिक्ष में बेस के ठीक ऊपर स्पेस टाइम में एक असामान्य विकृति बनने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष की संरचना खुद टूट रही हो। कुछ ही क्षणों में वह विकृति एक स्थिर वर्महोल में बदल गई, एक कॉस्मिक पोर्टल जो किसी अज्ञात स्थान से जुड़ा हुआ था। और फिर उस अंधेरे द्वार से एक विशाल गोलाकार संरचना बाहर निकली। वह एक परफेक्ट स्फीयर था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उम्बुटू और व्हिटमोर अपने विजन में देख चुके थे। उसकी सतह से निकलती ऊर्जा यह साबित कर रही थी कि वह कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं बल्कि एक अत्याधुनिक स्पेसक्राफ्ट था। बेस पर मौजूद सभी सिस्टम तुरंत हाई अलर्ट पर चले गए। इसकी सूचना तुरंत राष्ट्रपति लैंडफोर्ड और ESD डायरेक्टर डेविड को भेजी गई। डेविड ने उस स्फीयर के एनर्जी पैटर्न को देखते ही समझ लिया कि यह पहले आए एलियन जहाजों से पूरी तरह अलग है। यह किसी दूसरी एलियन प्रजाति की तकनीक थी। उसने राष्ट्रपति को चेतावनी दी कि बिना समझे हमला करना एक घातक गलती हो सकती है, लेकिन राष्ट्रपति लैंडफोर्ड ने इसे संभावित खतरा मानते हुए तुरंत हमला करने का प्रस्ताव रखा। ESD काउंसिल में इस पर वोटिंग कराई गई और बहुमत ने हमला करने का फैसला सुना दिया। आदेश मिलते ही कमांडर झांग ने बेस का सबसे शक्तिशाली ऑर्बिटल वेपन सक्रिय कर दिया। कुछ ही सेकंड में एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा बीम अंतरिक्ष को चीरती हुई उस स्फीयर से टकराई। वह रहस्यमयी यान नियंत्रण खो बैठा और चांद की सतह पर गिरकर निष्क्रिय हो गया। वह अब शांत था, लेकिन उसकी खामोशी और भी ज्यादा डरावनी थी। डेविड ने तुरंत सुझाव दिया कि इस स्फीयर को नष्ट करने के बजाय इसे सुरक्षित करके इसकी तकनीक का अध्ययन किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों की एक टीम भेजने की अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही डेविड को तुरंत पृथ्वी पर लौटने का आदेश दिया। यह फैसला डेविड के लिए बेहद निराशाजनक था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि इंसानों ने एक संभावित सहयोगी पर हमला कर दिया है। इसके बावजूद राष्ट्रपति लैंडफोर्ड ने पूरी दुनिया के सामने घोषणा कर दी कि पृथ्वी ने एक और एलियन खतरे को सफलतापूर्वक रोक दिया है। जब पूर्व राष्ट्रपति व्हिटमोर ने यह प्रसारण देखा तो उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। उन्हें एहसास हो गया था कि यह घटना वैसी नहीं है जैसी दिखाई जा रही है। उनके भीतर का डर अब और मजबूत हो चुका था। उसी समय चांद पर मौजूद पायलट जैक ने भी सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने बिना अनुमति के एक शटल चुरा लिया और अफ्रीका पहुंचकर डेविड और उसकी टीम को अपने साथ ले आया। ये सभी मिलकर उस गिरे हुए स्फीयर तक पहुंचे। वह मशीन पूरी तरह निष्क्रिय दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी संरचना यह संकेत दे रही थी कि उसके भीतर अब भी कुछ सक्रिय हो सकता है। इसी बीच पृथ्वी पर पहली एलियन जंग की जीत की सालगिरह मनाई जा रही थी, लेकिन अचानक व्हिटमोर मंच पर पहुंचे और लोगों को चेतावनी देने की कोशिश करने लगे। तभी उनके मस्तिष्क में एक तीव्र न्यूरल झटका महसूस हुआ और वे वहीं गिर पड़े। उसी क्षण एरिया 51 में मौजूद ओकन और अफ्रीका में उम्बुटू ने भी वही दर्द महसूस किया। ये स्पष्ट था कि वे सभी किसी अज्ञात एलियन चेतना से जुड़े हुए थे। और तभी अंतरिक्ष में असली खतरा प्रकट हुआ। एक विशाल एलियन मदरशिप जो आकार और शक्ति में पहले से कई गुना अधिक थी, चांद की ओर बढ़ रही थी। उसकी उपस्थिति मात्र से आसपास का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अस्थिर होने लगा। चार्ली ने तुरंत शटल को नियंत्रित किया और अंतिम क्षणों में जैक और डेविड को बचा लिया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। मदरशिप ने अपनी अत्यंत शक्तिशाली ग्रेविटी फील्ड को सक्रिय किया, जिसने पूरे मून बेस को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। कमांडर झांग ने अपने सभी हथियार सक्रिय किए, लेकिन इस बार मानव तकनीक उस शक्ति के सामने पूरी तरह बेकार साबित हुई। कुछ ही क्षणों में मदरशिप ने पलटवार किया और चांद पर स्थित पूरा ESD बेस विनाश के अंधेरे में समा गया। इसके बाद विशाल जहाज सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा और उसकी उपस्थिति मात्र से ग्रह का संतुलन बिगड़ने लगा। शहर ढहने लगे, इमारतें गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर हवा में उठने लगी और पूरी मानव सभ्यता एक बार फिर अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करने वाली थी। समुद्र के किनारे हर तरफ विनाश फैला हुआ था। टूटी हुई नावें, जलते हुए मलबे और सन्नाटे में डूबी हुई धरती। तभी कुछ बच्चों की नजर एक पूरी तरह तबाह हो चुकी नाव पर पड़ती है। वह नाव बुरी तरह टूट चुकी थी, जैसे किसी विशाल शक्ति ने उसे कुचल दिया हो। जब वे डरते डरते उसके अंदर झांकते हैं तो उन्हें एक आदमी बेहोश हालत में पड़ा मिलता है। वह जूलियस था। उसका शरीर घायल था, लेकिन उसकी सांसें अब भी चल रही थी। वह जिंदा था। बच्चे बिना देर किए उसे अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि अब इस तबाह होती दुनिया में हर जिंदा इंसान एक उम्मीद था। उधर एरिया 51 में वैज्ञानिक उस विशाल एलियन मदरशिप का गहराई से विश्लेषण कर रहे थे। जैसे जैसे स्कैन के परिणाम सामने आए, डेविड को एक चौंकाने वाली सच्चाई का एहसास हुआ। एलियन बार बार जिस वह का जिक्र कर रहे थे, वह कोई साधारण जीव नहीं बल्कि उनकी क्वीन थी। ये पूरी एलियन प्रजाति एक हाइव माइंड से जुड़ी हुई थी और उनकी असली चेतना उसी क्वीन में केंद्रित थी। उसी समय समुद्र की गहराई से एक लाइव वीडियो सिग्नल प्राप्त होता है। उस दृश्य को देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं। मदरशिप पृथ्वी के अंदर ड्रिल कर रही थी। उसका लक्ष्य था पृथ्वी का कोर। अगर वह अपने मिशन में सफल हो जाती तो ग्रह की संरचना
अस्थिर हो जाती और पृथ्वी पर मौजूद हर जीवन खत्म हो जाता। डेविड को तुरंत पहली जंग की सच्चाई समझ में आती है। उस समय जैसे ही मदरशिप नष्ट हुई थी, सभी एलियन निष्क्रिय हो गए थे। इसका मतलब साफ था, अगर क्वीन को खत्म कर दिया जाए तो पूरा एलियन सिस्टम अपने आप खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति लैंडफोर्ड तुरंत एक विशेष मिशन को मंजूरी देते हैं। योजना बेहद जोखिम भरी थी। पहले ड्रोन भेजे जाएंगे जो मदरशिप की सुरक्षा ढाल को कमजोर करेंगे। उसके बाद बॉम्बर जेट्स अंदर घुसकर कोल्ड फ्यूजन हथियार से क्वीन पर सीधा हमला करेंगे। कुछ ही देर में इंसानी फाइटर जेट्स उस विशाल संरचना के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसकी सीमा में प्रवेश करते हैं, मदरशिप सक्रिय हो जाती है। उसके रक्षा तंत्र तुरंत जवाब देने लगते हैं। ऊर्जा किरणें अंतरिक्ष में फैल जाती है। इंसानी जेट्स हर दिशा से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मदरशिप की सुरक्षा भेद्य थी। कुछ ही पलों में 2 बॉम्बर जेट्स नष्ट हो जाते हैं। यह देखकर जेक समझ जाता है कि बाहर से हमला करना असंभव है। वह सुझाव देता है कि उन्हें मदरशिप के अंदर प्रवेश करना होगा। यह बेहद खतरनाक था, लेकिन यही आखिरी विकल्प था। अनुमति मिलते ही जेट्स मदरशिप के अंदर घुसते हैं, लेकिन अंदर का दृश्य किसी दुःस्वप्न जैसा था। वह कोई मशीन नहीं थी, बल्कि एक जीवित संरचना थी। उसके अंदर एक पूरा एलियन इकोसिस्टम मौजूद था। उसी समय व्हिटमोर अचानक होश में आते हैं और चेतावनी देते हैं कि क्वीन सब जानती है। लेकिन इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, मदरशिप से एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग निकलती है। वह तरंग सभी जेट्स के सिस्टम को निष्क्रिय कर देती है। एक एक करके सभी जेट्स नियंत्रण खो देते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। गिरते हुए भी पायलट्स अपने हथियार सक्रिय करते हैं और क्वीन को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। एक विशाल विस्फोट होता है, लेकिन क्वीन सुरक्षित रहती है। उसके चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा कवच मौजूद था। तभी दूसरी ऊर्जा तरंग निकलती है। इस बार उसका असर पूरी पृथ्वी पर होता है। सैटेलाइट्स बंद हो जाते हैं। एरिया 51 का सिस्टम फेल हो जाता है। राष्ट्रपति का बंकर पूरी तरह असुरक्षित हो जाता है। मदरशिप इस मौके का फायदा उठाती है और सीधे बंकर पर हमला कर देती है। कुछ ही सेकंड में पूरा बंकर नष्ट हो जाता है और राष्ट्रपति लैंडफोर्ड समेत सभी लोग मारे जाते हैं। अब मानव सभ्यता अचानक अपने नेतृत्व से वंचित हो चुकी थी। कुछ समय बाद जनरल एडम्स को नया राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। उधर एरिया 51 में वैज्ञानिक उस रहस्यमय स्फीयर को सक्रिय करने में सफल हो जाते हैं। जब फ्लॉयड उसे छूता है तो स्फीयर प्रतिक्रिया देता है। उसकी सतह जीवित ऊर्जा की तरह चमकने लगती है और फिर वह संवाद स्थापित करता है। वह इंसानों की भाषा में बात करता है। उसने सीधे फ्लॉयड के मस्तिष्क से जानकारी प्राप्त कर ली थी। वह बताता है कि उसका उद्देश्य हमला करना नहीं, बल्कि चेतावनी देना था। असली दुश्मन वह एलियन प्रजाति है जो ग्रहों के कोर को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करती है। वे पूरे ग्रहों को खत्म कर देते हैं और अब पृथ्वी उनका अगला लक्ष्य थी। वह स्फीयर अपने नष्ट हो चुके ग्रह का आखिरी जीवित अवशेष था और उसके पास वह ज्ञान था जो इस विनाशकारी शक्ति को रोक सकता था। लेकिन अब क्वीन उसकी उपस्थिति को महसूस कर चुकी थी और वह उसे खत्म करने के लिए पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। उधर जूलियस और बच्चों की गाड़ी अब जवाब देने लगी थी। ईंधन लगभग खत्म हो चुका था। वहाँ खड़ी एक स्कूल बस के अंदर कई छोटे छोटे बच्चे डरे हुए बैठे थे। उनका ड्राइवर उन्हें इस विनाश के बीच अकेला छोड़कर भाग चुका था। यह दृश्य देखकर जूलियस समझ जाता है कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। वह तुरंत बस की ड्राइविंग सीट संभाल लेता है, इंजन स्टार्ट करता है और बच्चों को लेकर एरिया 51 की ओर निकल पड़ता है। अब वह सिर्फ अपनी जान नहीं बचा रहा था, बल्कि आने वाली पीढ़ी की उम्मीद को सुरक्षित जगह तक पहुंचा रहा था। उसी समय एलियन मदरशिप के भीतर छिपे जेक, डिलन और बाकी पायलट्स को एलियनों का हैंगर मिल जाता है। वहाँ खड़े एलियन जेट्स किसी साधारण मशीन की तरह नहीं, बल्कि जीवित प्राणियों की तरह लग रहे थे, जिनकी ऊर्जा मानो खुद सांस ले रही हो। लेकिन उन तक पहुँचने के लिए एलियनों का ध्यान भटकाना जरूरी था। जैक एक साहसी फैसला लेता है। वह अकेले आगे बढ़ता है और एलियनों का ध्यान अपनी ओर खींचता है ताकि उसके साथी जेट्स को सक्रिय कर सके। एलियन तुरंत उसकी ओर हमला करने लगते हैं, लेकिन उसी क्षण बाकी पायलट्स जेट्स को सक्रिय करके उड़ान भरते हैं और आखिरी सेकंड में जैक को अपने साथ ले लेते हैं। पीछे हैंगर के विशाल दरवाजे तेजी से बंद होने लगते हैं। मौत उनके बेहद करीब थी, लेकिन अपनी कुशलता और साहस के दम पर पायलट्स दरवाजे बंद होने से ठीक पहले बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। एरिया 51 में अंतिम युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी। हर सैनिक जानता था कि यह लड़ाई सिर्फ जीत या हार की नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के अस्तित्व की थी। पैट्रिशिया अपने पिता व्हिटमोर को देख रही थी, जो एक ऐसे मिशन पर जा रहे थे जहाँ से लौटना लगभग असंभव था। लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि अपने ग्रह को बचाने का संकल्प था। उसी समय जूलियस बच्चों से भरी बस लेकर बेस तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी आसमान में एक विशाल छाया उभरती है। एलियन क्वीन अपनी सेना के साथ पृथ्वी पर उतर चुकी थी। उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण कांपने लगता है। युद्ध शुरू हो जाता है। इंसानों के हथियार आग उगलते हैं और एलियनों की ऊर्जा पृथ्वी की सतह को चीरती हुई आगे बढ़ती है। डेविड तुरंत स्फीयर को सुरक्षित करने का आदेश देता है और एक नकली सिग्नल सक्रिय किया जाता है ताकि क्वीन को जाल में फंसाया जा सके। क्वीन उस ऊर्जा को महसूस करती है और सीधे उसके
की ओर बढ़ती है। ये वही मौका था जिसका इंतजार इंसानों को था। भिट्टमोर अपने जहाज को बिना हिचकिचाए क्वीन के जहाज की ओर ले जाते हैं और विस्फोटक कर देते हैं। एक भयानक विस्फोट होता है जिसकी रोशनी पूरे आकाश को ढक लेती है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन जब धुआं छूटता है तो सच्चाई सामने आती है। क्वीन अब भी जीवित थी। उसकी ऊर्जा शील्ड ने उसे बचा लिया था। अब स्थिति पहले से भी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। क्वीन आगे बढ़ती है और स्फीयर को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करती है। इंसानी हथियार लगातार उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन उसकी शक्ति अभी भी बहुत बड़ी थी। तभी पैट्रिशिया उसकी एक कमजोरी को पहचान लेती है। वह देखती है कि जब भी क्वीन हमला करती है उसकी शील्ड कुछ सेकंड के लिए कमजोर हो जाती है। पैट्रिशिया बिना देर किए उसी कमजोर पल पर निशाना साधती है। उसका हमला सफल होता है और क्वीन की सुरक्षा शील्ड टूट जाती है। अब वह पहली बार असुरक्षित थी, लेकिन क्वीन भी जवाबी हमला करती है और पैट्रिशिया के जेट को नष्ट कर देती है। आखिरी क्षण में पैट्रिशिया खुद को बचाने में सफल हो जाती है। उसी समय जैक और डिलन वापस लौटते हैं और एलियन तकनीक का उपयोग करके क्वीन पर अंतिम हमला शुरू करते हैं। चारों ओर ऊर्जा और आग का तूफान फैल जाता है। ये अंतिम संघर्ष था। लगातार हमलों के बाद क्वीन की शक्ति कमजोर होने लगती है। उसका कवच टूट जाता है और अंततः वह जमीन पर गिर जाती है। उसी क्षण उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो जाती है। जैसे ही क्वीन मरती है उसकी पूरी सेना निष्क्रिय हो जाती है। आसमान में मौजूद सभी एलियन जहाज नियंत्रण खो देते हैं और एक एक करके पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। युद्ध समाप्त हो चुका था। पृथ्वी बच चुकी थी। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि यह वह क्षण था जब इंसानों ने साबित कर दिया कि वे किसी भी शक्ति के सामने झुकने वाले नहीं हैं। दोस्तों, अगर यह सिनेमैटिक सफर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दमदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए सिने नाइट हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए सफर और नए एहसास के साथ।